So today we are starting with the characteristics of image formed by a plane mirror. हमने पिछली क्लासेस में अपने प्लेन मिरर के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी कि प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज का नेचर क्या था। उस नेचर के रिगार्डिंग ही यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला थोड़ा सा रिकैप करेंगे लास्ट क्लास का भी, दैट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मतलब मिरर से जितना सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा, मिरर के ऑपोजिट साइड पे उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनेगी। क्या? मिरर के जितना सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज होगी। मतलब इमेज का डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से दोनों हमेशा क्या रहेंगे? सेम। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? दैट द नेचर ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल। और अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उस केस में इमेज कैसे बनने वाली है? रियल। हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर जो होगा वो क्या होगा? ऑपोजिट नेचर। नेचर कैसा होगा? ऑपोजिट। तो जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 का। मान लीजिए आपके पास जो रे डायग्राम जो मैंने आपको दिखाए हुए है, इसमें रेज जो है वो आपके मिरर के ऊपर आके इंसिडेंट हो रही है। रेज मिरर के ऊपर आके इंसिडेंट हो रही है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो मैंने रेज दिखाई हैं, इन रेज से क्या मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर मेरी इमेज बनेगी। हमें समझना क्या है कि जो रेज हमारी इंसिडेंट हो रही हैं किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर। ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब क्या है? चाहे आपके पास मिरर हो, प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, या फिर आपके पास लेंस हो, या फिर कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फॉल करने वाली इंसिडेंट रेज। फॉल करने वाली इंसिडेंट रेज का मतलब क्या है? कि अभी वो आपके ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर गिरी है। ऑप्टिकल डिवाइस की वजह से अभी उसमें कोई भी फिनोमेना नहीं हुआ है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का। अगर फिनोमेना हो जाएगा फिर तो हम कहलाएंगे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन जो रेज मेरी आके इंसिडेंट हुई है वो अभी तक चाहे मेरा मिरर हो या ना हो, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला जो मेरा मिरर जो है, ये वाला मेरा पिंक कलर का मिरर अगर प्रेजेंट हो या ना हो उसे इंसिडेंट रेज पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इंसिडेंट रेज से जो भी आपकी बॉडी बनेगी उस बॉडी का नाम क्या होगा? हमेशा ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रेज से बनने वाली बॉडी जो है उस बॉडी का नाम क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आपका रियल है या वर्चुअल, वो हम कैसे समझेंगे? वो हम इस तरीके से समझेंगे कि जो हमारी इंसिडेंट रेज हैं उसको या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करो या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करो। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इनको है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। जितनी भी मेरी इंसिडेंट रेज हैं उनको मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले रेड वाली रे को देखो। रेड वाली रे इस डायरेक्शन में है। इसको अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूँ तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में पिंक कलर वाली जो हाईलाइटेड रे है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ऐसी दूसरी पिंक कलर वाली रे, इसको भी मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ऐसे ही ब्लू कलर वाली रे, इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता हूँ। और जो मेरी ब्लू वाली रे है उसको भी मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब अगर आप इन चारों ही रेस को देखोगे जो मैंने हाईलाइट किए हैं, रेड, पिंक, ब्लू और ग्रीन वाली, उन चारों को जब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं क्या वो कभी मीट करेंगी? क्या वो कभी मीट करेंगी? नहीं। क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये सारी रेस क्या है? डाइवर्जिंग नेचर की हैं। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में इनको एक्स्ट्रापोलेट करता हूं सो रेस डाइवर्ज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और जितनी भी मेरी रेज हैं वो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं, तो क्या वो कभी किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी? नहीं करेगी। अगर मीट नहीं करी तो क्या ये कभी रेज इंटरसेक्ट की होंगी पीछे? कभी नहीं इंटरसेक्ट की होंगी। और अगर इंटरसेक्ट नहीं की तो वहां पे ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट से हमेशा रेज निकलती हैं। ऑब्जेक्ट से हमेशा रेस निकलती हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो कभी मीट नहीं करी। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में कभी भी कोई रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब मैं इन्हीं सारी रेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इन सारी रेस को मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, देखो। और थोड़ा सा है ना डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे। मैंने रे डायग्राम ऐसे रफली बनाया था।
तो हम इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हाँ, अब अगर आप देखोगे तो आपकी जितनी भी रेज हैं वो एक सिंगुलर पॉइंट पे जाके हिट कर रही हैं। जितनी भी मेरी रेज हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की वहां पे क्या वो एक्चुअली में मीट की थी? नहीं। अगर मेरा मिरर बीच में ही प्रेजेंट हो गया तो रेस जो थी वो तो बेचारी वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। रेस आपस में एक पॉइंट पे मीट करती उससे पहले ही बेचारी जो हमारा मिरर है उसके ऊपर इंसिडेंट हो गई। और इंसिडेंट होने की वजह से रेस कभी भी एक्चुअली इस पॉइंट पे नहीं मीट करेंगी। ये जो मेरा गिवन पॉइंट है इस पॉइंट पे एक्चुअली में मीट नहीं करेंगी। द रेस विल नॉट एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट। लेकिन अगर मिरर ना होता तो वो यहाँ पे मीट की होती। अगर मेरा मिरर यहाँ पे ना रहा होता तो वो यहाँ पे मीट की होती। मतलब ये वर्चुअल रेज हो गई। ये कौन सी होगी? वर्चुअल रेस। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये पता चला कि ये वाला पॉइंट कौन सा रहा होगा? वर्चुअल। और ये कौन सी रेस से बने? इंसिडेंट रेस से। इंसिडेंट रेस से हमेशा जो बॉडी बनती है उसको बोलते क्या हो? ऑब्जेक्ट। तो मतलब यहाँ पे आपका क्या रहा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या रहा होगा आपके पास? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये चीज आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्ट हमेशा रियल नहीं होते। ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकते हैं, जैसा मेरे इस केस में आ गया। अगर मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो जो मेरी प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो क्या बोलती है कि फॉर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म विल बी ऑपोजिट नेचर। ऑपोजिट नेचर मतलब मेरी इमेज कैसी फॉर्म हुई होगी? रियल। इमेज कैसी फॉर्म हुई होगी? रियल। आओ देखते हैं रियल इमेज कैसे बनी होगी। तो मैं एक सिंगल कलर से ही सारी सारी रिफ्लेक्टेड रेज को दिखा रहा हूँ। जो मेरी रेड कलर वाली रे आई उसका दिखाया, पिंक कलर वाली रे उसका भी दिखाया, ऐसी ब्लू वाली रे का, और ऐसे ही ग्रीन वाली रे का। चारों पॉइंट को अगर आप दिखाओगे तो चारों ही रेज एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। और जो इमेज जो बनी है ये अगर देखोगे तो एक्चुअली में रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट हुई है। एक्चुअली में जो मेरी रेज हैं वो रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या हुई है? एक पॉइंट पे असल में मीट किए हैं, रियलिटी में मीट किए हैं। इसलिए यहाँ पे जो इमेज जो बनेगी वो किस नेचर की होगी? रियल इमेज। तो हमारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट को इमेज कैसे बनी? रियल। समझ में आया है सबको? सो सेकेंड प्रॉपर्टी ने क्या बोला कि आपके ऑब्जेक्ट और इमेज का नेचर हमेशा क्या होगा? ऑपोजिट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? दैट द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड लिटरली इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब क्या है? अगर हमारे ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर मेरे ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इमेज भी जो बनेगी वो भी अपवर्ड डायरेक्शन वाली ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि वो इन्वर्ट हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जो इमेज जो दिख रही है, जैसे यहाँ पे इस वाले केस में देखो, हमारे पास क्या है? एक लीफ है। लीफ अपवर्ड डायरेक्शन में थी तो उसकी इमेज जो बनी वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में बनी। अगर हमारी लीफ ऐसा बना होता तो हम उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। तो हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। लेकिन हमेशा प्लेन मिरर के केस में जो भी आपको इमेज मिलती है वो हमेशा क्या होती है? इरेक्ट। मतलब सेम ओरिएंटेशन में। ये तो मतलब हुआ इरेक्ट का। दूसरा लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इधर देखो, जब हम किसी भी अल्फाबेट को लिख रहे हैं ए बी सी, किसी भी अल्फाबेट को मैंने ऐसे लिखा है ए बी सी, तो मेरे मिरर के सबसे नियरेस्ट कौन सा अल्फाबेट है? सी। अगर उसकी इमेज देखोगे, सी की इमेज देखोगे तो वो उल्टी हो गई। सी सबसे पास था मिरर के, इसलिए सी की इमेज जो बनेगी वो भी सबसे पास बनेगी मिरर के। और ए जो मिरर से सबसे दूर है, ए का इमेज जो बनेगा वो भी मिरर से सबसे दूर बनेगा। मतलब हमें ए बी सी क्या मिला? ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। एक और एग्जांपल देखो इस वाले केस में। अगर यहाँ पे आप देखोगे, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो और अगर आप अपना राइट हैंड रेज करोगे, आपने क्या किया है? अपना राइट हैंड रेज किया है, तो उस केस में जो आपकी इमेज है, इमेज में आपको लिखेगा कि आपका लेफ्ट हैंड रेज हुआ है। इमेज में लेफ्ट हैंड रेज हुआ है। इसको हम बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। इसको हम क्या नाम देते हैं? लिटरली इन्वर्टेड। समझ में आया? लिटरली इन्वर्टेड का मतलब, so the image produced by a plane mirror is erect and literally inverted. Property number 4 देखो, image produced by plane mirror is always of the same size as that of the object. जितने मेरे ऑब्जेक्ट का साइज है हमेशा सेम साइज का ही मेरा इमेज बनने वाला है। इसका रीजन क्या है?
देखो इसका रीजन ये कि अगर मैं ये देखूं कि मेरे पिंक वाले पॉइंट का डिस्टेंस मिरर से जितना है, मान लो वो डिस्टेंस d1 है, तो पिंक वाले पॉइंट की इमेज जो बनेगी वो भी सेम डिस्टेंस पे बनेगी d1 पर। जो मेरा पिंक वाला पॉइंट है ऑब्जेक्ट पे, उसकी इमेज जो बनेगी वो भी सेम डिस्टेंस पे बनने वाली है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट अगर मेरा रेड वन वाला देखूं, रेड वाला, तो इसका मिरर से डिस्टेंस कितना है, सेम d1, तो इसकी इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी, सेम डिस्टेंस d1 पे बनेगी। अगला पॉइंट देखो ग्रीन वाला, इसका डिस्टेंस अगर मेरे मिरर से d2 है, तो जो मेरा इसका इमेज जो बनेगी, इसकी इमेज जो बनी वो भी सेम डिस्टेंस d2 पे ही बनेगी मिरर से। एंड फाइनली ब्लू वाला पॉइंट, वो भी। तो बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स हैं, आपके ऑब्जेक्ट पे जितने भी पॉइंट हैं, सभी पॉइंट का डिस्टेंस मेरे मिरर से जितना होगा, उतने ही डिस्टेंस पे हर पॉइंट की इमेज भी बनेगी। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज वाले जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं, उन सबको अगर मैं एक सिंगल बॉडी के अंदर एनकम्पास करूं, तो जो साइज मेरे ऑब्जेक्ट का रहा होगा वही साइज मेरी इमेज का भी आया होगा। समझ में आया? तो इसलिए हम बोलेंगे दैट द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आई? अगला फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, लेकिन इसको आपको ध्यान से समझना है। चाहे आपके मिरर का साइज कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, चाहे आपके ऑब्जेक्ट का साइज कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, कोई भी, या तो मिरर बहुत छोटा हो सकता है, ऑब्जेक्ट उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा भी हो सकता है, कोई भी केस हो, हमेशा मिरर ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाएगा। हमेशा जो आपका मिरर है वो ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाएगा। आपको वो कंप्लीट इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर इमेज का कितना पोर्शन आ रहा है। क्या बोला मैंने, इसको ध्यान से समझो। चाहे मेरे मिरर का साइज कितना भी हो, चाहे मेरे मिरर का साइज कितना भी हो, ऑब्जेक्ट की हमेशा फुल इमेज बनेगी। मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट की फुल इमेज बनाने वाला है। आप इमेज का कितना पोर्शन देख पा रहे हो, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर के फील्ड ऑफ व्यू में इमेज कितना आ रहा है। जैसे समझो इसको, मेरे यहाँ पे जो डायग्राम है, इसमें ऑब्जेक्ट की मैंने फुल इमेज तो बना दी। ये तो मैं आपको बाद में जब हम रे डायग्राम बनाएंगे ना, तो भी मैं प्रूव कर दूंगा। अभी ये देखो कि कौन सा ऑब्जर्वर इमेज को कंप्लीटली देख पाएगा। तो हम क्या बनाएंगे, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में फील्ड ऑफ व्यू। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाई जाती है कि ऑब्जर्वर का पॉइंट लो और मिरर के अपर पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करो, और इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करो। इस लाइन को आगे की तरफ क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। ऐसे ही ऑब्जर्वर से आपने मिरर के लोअर पोर्शन तक की एक लाइन ली और उसको भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। फिर आप बोलोगे कि दोनों लाइंस के बीच का जो पूरा रीजन है, दोनों लाइंस के बीच का जो पूरा रीजन है, दिस इज द रीजन फॉर द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर नंबर 2। जो मेरा ऑब्जर्वर नंबर 2 है उसका फील्ड ऑफ व्यू समझ में आया? अब जो भी इमेज मेरे इस फील्ड ऑफ व्यू के अंदर जो आएगी, सिर्फ ऑब्जर्वर उतनी ही फील्ड ऑफ व्यू को देख पाएगा। जो मेरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नंबर 2, वो सिर्फ और सिर्फ इमेज का उतना ही पोर्शन देख पाएगा जितना उसका फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आ रहा है। मतलब कितना पोर्शन देख पाएगा, यहां से बताओ। यहां से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेरा ऑब्जर्वर नंबर 2 है, वो सिर्फ और सिर्फ इमेज का इतना पोर्शन देख पाएगा। तो उसको क्या लगेगा कि जो मेरा मिरर है उसने ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज ही नहीं बनाई। ऑब्जर्वर नंबर 2 को ऐसा लगेगा कि मेरा मिरर का साइज छोटा था, इसलिए बेचारा ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज नहीं बना पाया, जबकि वो गलत था। अगर मेरा ऑब्जर्वर अपनी लोकेशन को ही चेंज कर ले, ऑब्जर्वर ने लोकेशन चेंज करके O2 से O1 वाली लोकेशन पे आ गया, O2 से O1 वाली लोकेशन पे आ गया, तो हम O1 वाली लोकेशन पे भी दोबारा फील्ड ऑफ व्यू बनाएंगे। फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए ऑब्जर्वर की लोकेशन से मिरर के अपर पॉइंट तक की एक लाइन ड्रॉ की और उसको आगे की तरफ एक्सटेंड किया। सिमिलरली ऑब्जर्वर से मिरर के लोअर पोर्शन तक की एक लाइन बनाई और उसको भी हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड किया। ये बात समझ में आई? अब हमने क्या करना है, इन दोनों लाइंस के बीच का रीजन जो है, वही तो मेरा रीजन है जहां पे मेरा फील्ड ऑफ व्यू होगा ऑब्जर्वर नंबर 1 के लिए। तो अगर आप ऑब्जर्वर नंबर 1 को देखोगे, तो ऑब्जर्वर नंबर 1 के फील्ड ऑफ व्यू में मेरी इमेज पूरी की पूरी आ गई। देखो खुद से, जो मेरा ऑब्जर्वर नंबर 1 है उसका फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू कौन सा है, ये ग्रीन कलर वाला पूरा पूरा पोर्शन।
तो ऑब्जर्वर नंबर 1 के फील्ड ऑफ व्यू में पूरी ही इमेज आ गई है। तो ऑब्जर्वर नंबर 1 को क्या दिखा कि मेरे ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बन गई। इसलिए हम बोलेंगे कि चाहे मिरर का साइज कितना भी हो, वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट की फुल इमेज बनाने वाला है। आप उस इमेज को कितना देख पा रहे हो वो डिपेंड करेगा कि आपकी लोकेशन क्या है मिरर के रिस्पेक्ट में। आप अपनी लोकेशन को चेंज करते जाओ, इमेज आपको कभी पूरी दिखेगी, कभी आधी दिखेगी। समझ में आई ये बात? प्रॉपर्टी नंबर 5 सबको समझ में आ गई? आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ये क्या बोलती है? दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। अगर जैसे मेरा रे डायग्राम देखो, रे डायग्राम के बेसिस पे पहले मैं समझा देता हूँ, फिर हम उसको देखेंगे कि डेफिनेशन क्या लिखी है। सबसे पहले मेरे पास अपना एक ऑब्जेक्ट है, एक मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को मैंने फिक्स रखा। जो मेरा मिरर था, मिरर के ऊपर सबसे पहले एक इंसिडेंट रे आई। अब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई उस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया? प्लेन ऑफ इंसिडेंट। प्लेन ऑफ इंसिडेंट से पास करने वाला लाइन जो मेरे मिरर के परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को हम नाम क्या देंगे? नॉर्मल। तो मुझे अपना मिल गया नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ मिरर। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल जो बनाया, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसको मैं लिख रहा हूँ I1। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलेगा कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल पे मेरी इंसिडेंट रे आई है, उतनी ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाली चलेगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1। और इसने भी जो एंगल बनाया है वो एंगल कितना बनाया? सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। और R किसके बराबर होगा? I1 के। ये तो यहां तक तो आपको पता है। अब मैंने क्या किया कि जो मेरा मिरर है उसको रोटेट कर दिया, और रोटेट करके मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए। कौन से डायरेक्शन में रोटेट किए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितने एंगल से रोटेट किया? थीटा एंगल से रोटेट किया। थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने अपने मिरर को क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। अगर मैं अपने मिरर को रोटेट करूंगा तो जो मेरा इंसिडेंट रे था वो तो फिक्स है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स है। लेकिन मिरर को रोटेट करने की वजह से जो मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा। जो मेरी नॉर्मल की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी ना। तो मान लो जो मेरा नया वाला नॉर्मल जो बना, वो बना ये डार्क मरून कलर वाली लाइन। दिस इज माई न्यू नॉर्मल। इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज माई न्यू नॉर्मल। और जो ब्राउन कलर वाली लाइन है दैट इज माई ओल्ड नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब पता है? जो हमारे मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो अब अगर आप देखोगे तो आपकी इंसिडेंट रे का एंगल न्यू वाले नॉर्मल से कितना रह गया? इंसिडेंट रे का एंगल न्यू वाली नॉर्मल से कितना रह गया? सिर्फ इतना, पिंक वाला। पहले ब्राउन वाली लाइन से मेजर करे थे, अब पिंक वाला एंगल हो गया। और ये एंगल कितना रहा होगा? I1 माइनस थीटा। क्योंकि आपने अपने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया है, इसलिए उसका नॉर्मल भी कितने एंगल से शिफ्ट हो जाएगा? थीटा एंगल से शिफ्ट होगा। तो रिमेनिंग एंगल कितना बच गया? I1 माइनस थीटा। अब आप बोलोगे कि इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? I1 माइनस थीटा। तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है उसका कितना एंगल बनेगा? सेम I1 माइनस थीटा एंगल बनेगा। तो ये ब्लू कलर वाली रे जिसको मैं रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 लिख रहा हूं, इसका नए वाले नॉर्मल से एंगल कितना आ जाएगा? I1 माइनस थीटा। इसका भी कितना एंगल आ गया? I1 माइनस थीटा। अब मुझे कोई ये बताओ कि मेरी रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 से रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 ये कितना शिफ्ट हुई है? रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 से रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2, इसमें कितना एंगल का चेंज आया है ये मुझे मेजर करना है। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन से ये साफ साफ दिख गया कि अगर आपने अपने मिरर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, तो जो आपकी रे जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गई। वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करी। और कितने एंगल से रोटेट करी, वो हम एंगल कैसे मेजर करेंगे? हम पहले बोलेंगे कि पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, पहले वाली जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से मेजर कर लेते हैं। तो एक काम करता हूं मैंने क्या किया,
हॉरिजॉन्टल वाली एक ब्राउन कलर की हाईलाइटेड लाइन ले ली। मैं जितने भी एंगल मेजर कर रहा हूं ना, वो इस हाईलाइटेड ब्राउन कलर वाली लाइन से मेजर कर रहा हूं। सो आई विल से दैट डेविएशन डेविएशन को अगर मैं डिनोट करूं किससे, अल्फा से, डेविएशन एंगल हम अगर देखें और उसको अगर मैं डिनोट करूं अल्फा से, तो डेविएशन एंगल अल्फा, सबसे पहले हम एंगल मेजर करेंगे रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 का माइनस एंगल मेजर करेंगे रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 का। कहां से? हाईलाइटेड ब्लू कलर, हाईलाइटेड ब्राउन कलर वाली लाइन से। तो रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 का कितना एंगल होगा? 2i1। और रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 का एंगल कितना होगा? ट्वाइस ऑफ i1 माइनस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करो तो आप क्या लिखोगे? 2i1 माइनस 2i1 प्लस 2 थीटा। मतलब डेविएशन एंगल जो आपके पास आया, डेविएशन एंगल अल्फा जो आपके पास आया वो कितना आया? 2 थीटा। कितना आ गया? 2 थीटा। मतलब अगर आपने अपने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया तो आपकी रे कितना रोटेट हो जाती है? डबल एंगल से। अब रीड करो आप स्टेटमेंट को जो पॉइंट नंबर 6 में लिखी गई है, that if the object is kept fixed and mirror is rotated by an angle theta, then image produced by this mirror will rotate by twice the angle. It will rotate by twice the angle of rotation of the mirror in the same direction. आपने मिरर को रोटेट किया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो हमारी रे है वो भी कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो गई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आई यहां तक बात सबको? So the next property says that if an object is in motion, then the velocity of its image, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी इन दोनों को कंपेयर करें। ये ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जितने भी ओलंपियाड्स हैं या जो भी दूसरे एग्जाम्स होंगे, चाहे एनटीएससी हो, केवीपीवाई हो, उन सब में ये वाले टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, अगर मैं बोलूँ कि आपका से फॉर एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन ये पिंक वाली है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, दिस डिस्टेंस इज डी। तो कोई मुझे ये बताएगा कि जो मेरा इमेज है उसकी लोकेशन क्या होगी मिरर से? ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली जो मेरा इमेज है उसकी लोकेशन क्या आएगी? इधर, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो मुझे ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर है। अब मैंने एक शैतानी की, मैंने क्या किया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना वो मिरर की तरफ चल के जा रहे, मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ क्या कर रहे, सॉरी ऑब्जेक्ट मेरा मिरर की तरफ चल के जा रहे, और वो चल के इस न्यू वाली पोजीशन पे आ गया इन सच अ वे दैट दिस न्यू पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट O2, ये मेरी नई वाली पोजीशन है और पुरानी वाली पोजीशन को मैं O1 से डिनोट कर रहा हूँ। तो जो मेरे ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन है इसका डिस्टेंस मेरे मिरर से जो है वो से फॉर एग्जांपल y है। तो इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन के हिसाब से मेरी नई इमेज कहाँ पे बनेगी? वो भी सेम डिस्टेंस पे बनेगी। दिस विल बी माई इमेज I2 and the distance of the new image from the mirror, this distance will also be equal to y। मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट किया अपनी लोकेशन से। मतलब मैं जानना क्या चल रहा हूँ कि O1 और O2 के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? d माइनस वाई। ये डिस्टेंस कितना आएगा? d माइनस वाई। तो मुझे ये बताओ जब ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन O1 से मूव करके O2 पर गया तो इमेज कितना मूव की I1 से I2? इमेज कितना मूव किया I1 से I2 मुझे ये पता लगाना है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना आएगा? d माइनस वाई के बराबर। ये वाला डिस्टेंस भी कितना आने वाला है? d माइनस वाई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मेरा ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव किया था तो उसकी इमेज भी कहां पे मूव की है? टुवर्ड द मिरर। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन को मिरर की तरफ ला रहे, मतलब मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहे, डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी? मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अगर मेरे ऑब्जेक्ट का मोशन मिरर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इमेज भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी और सेम डिस्टेंस से मूव कर रही है। डिस्टेंस का फर्स्ट डेरिवेटिव
डिस्टेंस का फर्स्ट डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलते हो? स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलते हो? स्पीड। तो मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट की जो भी स्पीड होगी मिरर की तरफ मूव करने वाली, मेरी इमेज की भी सेम स्पीड होने वाली है, क्योंकि जितने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट मूव किया था उतने ही डिस्टेंस से इमेज मूव किया। तो जितनी स्पीड से मेरा ऑब्जेक्ट मूव किया उतनी ही स्पीड से इमेज भी मूव की। ये बात समझ में आई? तो पॉइंट नंबर ए पढ़ो, सेवंथ का ए। इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव किया है तो इमेज कहां पे मूव करिए? टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। अगर ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में मूव किए है तो जो हमारी इमेज है वो किस डायरेक्शन में मूव किए? टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। कौन सी वेलोसिटी के लिए? विच इज नॉर्मल टू द मिरर। विच इज नॉर्मल टू द मिरर। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है। पॉइंट नंबर 2 को समझो। पॉइंट नंबर 2 को समझने के लिए मैं अपना दोबारा से एक रे डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज माय मिरर, और मिरर के सामने सेम वही ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ओवन। O1, और O1 का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये डिस्टेंस कितना है? D। तो मुझे ये पता है कि जो मेरी इमेज जो बनेगी वो भी सेम डिस्टेंस पे बनने वाली है। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू I1, और I1 वाला डिस्टेंस कितना है मिरर से? D। अब इस केस में जो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को मूव जो करवाया है वो करवाया है कौन सी डायरेक्शन में मूव करवाए? पैरेलल डायरेक्शन में। अब कौन सी डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूँ? पैरेलल डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूँ, मतलब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके गया इन सच अ वे कि मेरी जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट के मोशन की वो क्या है? पैरेलल टू द मिरर। वो क्या है? पैरेलल टू द मिरर। तो ऑब्जेक्ट मूव करके नई पोजीशन O2 पर आ गया। O2 का डिस्टेंस अभी भी मेरे मिरर से कितना है? D। तो O2 की जो इमेज जो बनेगी वो इमेज कहां पे बनेगी? मिरर के दूसरी तरफ। मिरर के दूसरी तरफ। जितने डिस्टेंस से मेरा ऑब्जेक्ट O1 से O2 की तरफ मूव किया, मान लो y डिस्टेंस से मूव किया, तो मेरी इमेज भी कितने डिस्टेंस से मूव करेगी? सेम y डिस्टेंस से मूव करेगी। और जो मेरी इमेज I2 जो है इसका भी डिस्टेंस मेरे मिरर से कितना रहेगा? सेम D रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपके मिरर के पैरेलली चल रहे तो इमेज भी मिरर की क्या चलेगी? पैरेलली चलेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जितने डिस्टेंस से मेरा ऑब्जेक्ट मूव किए है पैरेलल डायरेक्शन में उतने ही डिस्टेंस से मेरी इमेज भी मूव किए। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम इमेज की वेलोसिटी होगी। इमेज की वेलोसिटी वही होगी जो मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट के लिए? वेलोसिटी की उस कंपोनेंट के लिए जो मेरे मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में है। जो मेरे मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में है। समझ में आया? तो अब पॉइंट नंबर बी पढ़ो। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था तो इमेज भी कहां पे जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे? दैट द मैग्नीट्यूड is equal and the direction is also same for the component of the object velocity parallel to the mirror। ये बात समझ में आई? पक्का? तो यहां पे हम एक केस और देखते हैं इसका। उस एक केस से दोनों चीजों को दोबारा समझते हैं। सबसे पहले है ना दूसरा वाला रे डायग्राम जो नीचे वाला बनाया है वो देखो। हमने बोला कि मेरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल लोकेशन क्या है? O1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो मेरी इमेज जो बन रही है वो क्या बन रही है? I1। इन सच अ वे that the distance of the object from mirror is equal to the distance of the image from the mirror। इमेज का डिस्टेंस जो मिरर से है वही डिस्टेंस मेरे ऑब्जेक्ट का भी मिरर से है। अब आपने क्या किया कि अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवा दिया। आपने बोला कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किए। कौन सी डायरेक्शन में मूव किए? अपवर्ड डायरेक्शन में। कितने डिस्टेंस से मूव किया? y डिस्टेंस से। तो वहां से मुझे ये चीज और दिखी कि जो मेरा इमेज है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव की। जो मेरी इमेज है वो भी कहां पे मूव की है? अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव किए। कितने डिस्टेंस से? सेम डिस्टेंस y से। इन सच अ वे कि जो मेरा ऑब्जेक्ट का नया लोकेशन जो है मिरर से वो दोनों ही केसेस में क्या है? D। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में मूव किया था इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से तो चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या हुआ है? सिर्फ ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज हुई है।
ऑब्जेक्ट जितना ऊपर गया O1 से O2 की तरफ ऊपर गया, उतना ही डिस्टेंस मेरी इमेज भी ऊपर की तरफ मूव की है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर बाय डिस्टेंस अपर डायरेक्शन मूव किया तो मेरी इमेज भी बाय डिस्टेंस ही मूव किया है, और वो भी सेम डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया होता तो इमेज भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई होती। ये बात समझ में आई? तो इसलिए अब अगर आप सेकंड पॉइंट पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड किसकी बात कर रहा हूं? इमेज की वेलोसिटी की या इमेज के डिस्टेंस की। सो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन फॉर द कंपोनेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी पैरेलल टू द मिरर। ये बात समझ में आई? और हम ऐसा करते हैं, दोनों केसेस को कंबाइन कर देते हैं। दोनों केसेस को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो यहां पे मेरे पास अपना मिरर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरा जो ऑब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट सेम वही। ऑब्जेक्ट O1 इज हेयर एट अ डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द मिरर, एट अ डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द मिरर। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज जो बनेगी, वो इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी I1, और इमेज का डिस्टेंस भी मेरे मिरर से कितना रहने वाला है? सेम D। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको ना ही पैरेलल चलाया ना ही परपेंडिकुलर चलाया, लेकिन मैंने उसको बीच में किसी भी एक डायरेक्शन में चला दिया, बीच की किसी भी एक डायरेक्शन में चला दिया। तो ऐसी केसेस में हम क्या करेंगे, जो मेरी वेलोसिटी v है ना, उसके दो कंपोनेंट बोलते हैं। एक कंपोनेंट तो आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट आएगा पैरेलल डायरेक्शन में। जो कंपोनेंट मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आया उसको तो हम लिख देंगे v परपेंडिकुलर, और दूसरा जो मेरे पैरेलल डायरेक्शन में आएगा उसको हम डिनोट करेंगे v पैरेलल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है इसलिए vo लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट के लिए vo लिख रहा हूं। सो vo परपेंडिकुलर एंड vo पैरेलल। vo का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। वैसे मैं शॉर्ट में आपको बता भी देता हूं। हमारे पास ट्राइंगल होते हैं, ये मेरे पास एक ट्राइंगल गिवन है। इस ट्राइंगल के लिए मैंने क्या किया, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल थीटा मुझे पता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको स्लांट हाइट या फिर जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो अगर आपको डी पता है, अगर आपको हाइपोटेन्यूज डी पता है, आपको परपेंडिकुलर पी और बेस बी को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप में से किसी को याद हो तो हम साइन थीटा को क्या लिखते हैं? कैसे याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पंडित का पी लेना है और हर हर भोले का एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको क्या देगा? साइन थीटा। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो तो आपको डी गिवन है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच इंटू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर पी कितना आ जाएगा? डी साइन थीटा। सिमिलरली अगर आपको कॉस थीटा लिखना है, अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आप कैसे याद करोगे? पंडित बद्री प्रसाद, कॉस थीटा के लिए बीच वाला, बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से अगर आप बेस को कैलकुलेट करोगे तो आप क्या लिखोगे? हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा। तो आपको बेस की वैल्यू कितने मिलेगी? डी कॉस थीटा। मतलब आपको परपेंडिकुलर और बेस दोनों की लेंथ पता चल गई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ इज नोन एज वेलोसिटी। तो अगर मुझे वेलोसिटी, अब रे डायग्राम में देखो, रे डायग्राम में देखो, अगर मुझे वेलोसिटी के साथ इसका एंगल थीटा और दिया हुआ हो, अगर मुझे वेलोसिटी के साथ इसका एंगल थीटा और दिया हो, तो वेलोसिटी बेसिकली है क्या? वेलोसिटी है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ही तो है ना। मतलब डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज। डिस्टेंस अगर मुझे पता है तो डिस्टेंस का कंपोनेंट भी मुझे एक तरीके से पता चल गया। और अगर मुझे डिस्टेंस का कंपोनेंट पता चल गया तो मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा वी ओ परपेंडिकुलर जो आएगा इसको मैं लिख सकता हूँ वी ओ कॉस थीटा, और वी ओ पैरेलल जो आएगा उसको मैं लिख सकता हूँ वी ओ साइन थीटा। समझ में आई यहाँ तक बात? ये मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ जस्ट। तो वेलोसिटी के आपने कंपोनेंट निकाल लिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला पैरेलल डायरेक्शन वाला। अब एक बार अगर आपको वेलोसिटी पता चल गई तो इमेज की भी वेलोसिटी तुरंत निकल जाएगी। कैसे? आप बोलोगे कि जो मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में,
उतनी ही मेरी इमेज की वेलोसिटी भी होगी पैरेलल डायरेक्शन में। मतलब इमेज ऊपर की तरफ कहाँ जा रहा होगा, वी आई पैरेलल विच इज इक्वल टू वी ओ पैरेलल। वी आई पैरेलल विल बी इक्वल टू वी ओ पैरेलल। वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन द पैरेलल डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द पैरेलल डायरेक्शन। ये चीज भी हमने पढ़ ली। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसी वेलोसिटी के साथ इमेज भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट टुवर्ड राइट हैंड साइड मूव कर रहा है तो इमेज कहां पे मूव करेगी, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। So I'll say that this blue colored vector shows the velocity of the image in the perpendicular direction, which is equal to the velocity of object in the perpendicular direction. लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। डायरेक्शन क्या हुई, ऑपोजिट। मैं इन दोनों वेलोसिटी से ये बता सकता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे मूव किया होगा, समवेयर इन द दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द इमेज। समझ में आई बात, पक्का। एक बार दोबारा से समझो। यहां पे मैंने क्या किया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी एक वेलोसिटी वी ओ गिवन थी। वी ओ का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिए। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो मेरी इंक्लाइन डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन कोई भी क्वांटिटी है, उसको मैंने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया। जो मेरे मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थी उसको मैंने लिखा वी ओ परपेंडिकुलर, और जो मेरे पैरेलल डायरेक्शन में थी उसको मैंने लिखा वी ओ पैरेलल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से मेरे को उनकी वैल्यूज पता थी, वी ओ कॉस थीटा और वी ओ साइन थीटा। अब मेरे को जो इंक्लाइन डायरेक्शन में जो वेलोसिटी गिवन है उसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि वो दो अलग अलग डायरेक्शन की वेलोसिटी है। मतलब सेम ऑब्जेक्ट ओ वन, वो एक तो मूव कर रहे हैं वी ओ परपेंडिकुलर की वेलोसिटी से, और सेम ऑब्जेक्ट ओ वन वो मूव कर रहे हैं वी ओ पैरेलल वाली वेलोसिटी से भी। मुझे इंडिविजुअल अगर वेलोसिटी पता चल गई तो जैसा हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा, उसके बेसिस पे मैं इमेज की भी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो पिछले वाले केस में मैंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को मूव करवाया था, लेकिन जो मेरा मिरर था वो फिक्स था। इस केस में मैं क्या कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को मैं फिक्स रख रहा हूं लेकिन मिरर को मूव करवाऊंगा। ऑब्जेक्ट को फिक्स रख रहा हूं लेकिन मिरर को मूव करवाऊंगा। तो ये देखो, सबसे पहला केस, जो हम केस नंबर बी को पहले समझ लेते हैं क्योंकि वो इजीली हो जाएगा। अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है ओ वन, जिसका डिस्टेंस मेरे मिरर से कितना है, एक्स। तो मेरी इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी, इमेज आई वन इट विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एक्स। अब मैंने क्या किया, अपने मिरर को मूव करवाया है। मैं मूव किसको करवा रहा हूं, मिरर को। अगर मैं मिरर को मूव करवा के नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूं, मिरर को मूव करवा के अगर नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूं, तो मेरे मिरर की नई पोजीशन क्या होगी वो देखो। ये वाली पोजीशन हो जाएगी जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइटेड वे में दिखा रहा हूं। पहले मेरे पर्पल कलर वाला मिरर था, मैंने उसको मूव करवा के डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और ये आगे मेरे नए मिरर की लोकेशन। अब अगर नए मिरर की लोकेशन से आप अपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखोगे तो वो डिस्टेंस कितना है, सेम एक्स। तो जो मेरी इमेज जो बनेगी वो भी सेम डिस्टेंस एक्स पे बनेगी। मतलब जब आपने मिरर को उसकी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करवाया, मिरर की पैरेलल डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये हाईलाइटेड येलो कलर वाली लाइट, हाईलाइटेड येलो कलर वाली लाइट, मैंने अपने मिरर को पैरेलल डायरेक्शन में जब मूव करवाया तो उस केस में मुझे क्या मिला, ये ऑब्जेक्ट तो मेरा फिक्स था, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से भी क्या है, फिक्स है। इसलिए मेरी इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से क्या रहा, फिक्स। तो चाहे आपके मिरर की कितनी भी वेलोसिटी हो पैरेलल डायरेक्शन में, हमेशा इमेज की वेलोसिटी वही होगी जो आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। पॉइंट नंबर टू पढ़ो अब, बी, मोशन ऑफ द मिरर, सॉरी पॉइंट नंबर ए पढ़ो, प्लेन मिरर्स मोशन अलोंग इट्स सरफेस। सरफेस के अलोंग अगर आप अपने प्लेन मिरर को मूव करवाते हो, इट डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ द इमेज। उससे इमेज की मोशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब इमेज का मोशन ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की मोशन के ऊपर। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, गंदा एग्जाम्पल दे रहा हूँ बहुत, लेकिन ऐसे समझ सकते हो कि आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, जो आपका एक्टर या एक्ट्रेस है
वो किसी बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, और अगर बिल्डिंग ग्लास की है तो हमेशा उसको अपनी मिरर जो है उसकी इमेज, जो आपका एक्टर या एक्ट्रेस है उसको अपनी इमेज हमेशा सेम डिस्टेंस पे नजर आती है। ऐसा नहीं है कि इमेज जो है वो कहीं ऊपर या नीचे रह गई और जो आपका एक्टर है वो ऊपर या नीचे रह गया उसके कंपैरिजन में, ना ना ना, दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने सामने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को या इमेज को आपस में रिलेट करवाया। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो अब। पॉइंट नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा मिरर है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करवा रहा हूँ। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब ये मेरे ग्रीन कलर की हाईलाइटेड लाइन, ग्रीन कलर वाली हाईलाइटेड लाइन जो है ना, इसके अलॉन्ग मैं अपने मिरर को मूव करवा रहा हूँ। तो पहले मेरा मिरर जो था वो येलो कलर वाली पोजीशन पे था, अब मूव करके मेरा मिरर आ गया इस पिंक कलर वाली पोजीशन पे। मिरर मूव करके इस पिंक कलर वाली पोजीशन पे आ गया। तो हम नया वाला मिरर ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया मेरा नया वाला मिरर। दिस इज द न्यू लोकेशन ऑफ द मिरर। मैंने मिरर को मूव कितना करवाया है, वाई डिस्टेंस से मूव करवाया टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। वाई डिस्टेंस से मूव करवाया है टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ये बताओ मेरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना रह गया। पहले टोटल डिस्टेंस कितना था, x। मिरर को कितना मूव करवा दिया, y। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर की नई लोकेशन से कितना रह गया, x माइनस वाई। कितना रह गया, x माइनस वाई। तो अब जो मेरी इमेज बनेगी वो भी मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनने वाली है, x माइनस वाई डिस्टेंस पे। तो मेरी इमेज कुछ यहां पे बनेगी, I2। याद रखो मैंने ऑब्जेक्ट को फिक्स रखा है, मिरर को मूव करवा रहा हूं, तो मेरे इमेज की लोकेशन भी मिरर से कितनी रह जाएगी, इमेज का डिस्टेंस मिरर से, this distance will also be equal to x minus y। तो अब मुझे कोई ये बताओ कि मेरा इमेज कितना शिफ्ट किया है। इमेज अपनी लोकेशन, इनिशियल लोकेशन I1 से फाइनल लोकेशन I2 पे जब आया, जब फाइनल लोकेशन I2 पे आया, तो एक तो कितना डिस्टेंस मूव किया और किस डायरेक्शन में मूव किया। डायरेक्शन तो आप बड़ी इजीली देख सकते हो कि अगर आपने अपने मिरर को टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड मूव करवाया है, तो इमेज I1 से I2 आते वक्त भी किस डायरेक्शन में मूव किए, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। किस तरफ मूव किया वो, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कितने डिस्टेंस से मूव किए वो कैलकुलेट कर लो। आप खुद बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हमने मिरर को रोटेट करते वक्त करवाया था ना, सेम वैसे यहाँ पे भी अगर आप करोगे कैलकुलेट, तो वो डिस्टेंस आएगा 2y के बराबर। किसके बराबर आएगा, 2y। मतलब अगर आपने अपने मिरर को y डिस्टेंस से मूव करवाया, तो इमेज कितने डिस्टेंस से मूव की, 2y से। दिस इज द सेम रिलेशन जो हमने किसी भी मिरर को रोटेट करवाते वक्त किया था, कि जब हमने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया था, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हुई थी, 2 थीटा एंगल से। और सेम डायरेक्शन में यहाँ पे हम उसको एंगुलर डायरेक्शन में ना मूव करवा के लीनियर डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। तो जब आपने अपने मिरर को लीनियर डायरेक्शन में y डिस्टेंस से मूव करवाया, तो इमेज कितने डिस्टेंस से मूव हो गई, 2y डिस्टेंस से, और सेम डायरेक्शन में मूव हुई। अब पढ़ो पॉइंट बी। मोशन ऑफ द मिरर along its normal affects the image motion। अगर मिरर आपका y की वेलोसिटी से अगर मूव करे, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डबल वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, ट्वाइस द स्पीड। ट्वाइस द स्पीड, और कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मिरर। सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मिरर। समझ में आई सबको यहां तक बात। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी एक रेफरेंस लाइन एज्यूम कर रहे हैं। रेफरेंस लाइन कौन सी है मेरी, रेड कलर वाली मेरी रेफरेंस लाइन है, जो मेरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल लोकेशन है। ऑब्जेक्ट की इनिशियल लोकेशन से मेरी पहली वाली इमेज, ऑब्जेक्ट की इनिशियल लोकेशन से मेरी इमेज I1, इसका डिस्टेंस कितना है वो लिख लो। सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, पहले मिरर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना था, x। तो इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से कितना था, x। तो इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कितना हो जाएगा, 2x। माइनस, शिफ्ट करने के लिए हम देखेंगे कितना, कि अब मेरी इसी पोजीशन से ऑब्जेक्ट O1 से जो मेरी नई वाली इमेज जो बनी है, ऑब्जेक्ट O1 से जो मेरी नई वाली इमेज बनी है I2, उसका डिस्टेंस कितने, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई, ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई।
So this is the distance moved by image. Distance moved by image. समझ में आया? एक बार इसको खुद से एनालाइज करना कि हमारा डिस्टेंस कितना मूव हुआ है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कैलकुलेट होके आएगा 2y के बराबर। ठीक है?